नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके लिए किसी भी परीक्षा में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा यह गया है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जहां पर ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। तो चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। पहला अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 78। तो ये जो चार अनुच्छेद हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान के निर्माण के समय से ही इस बात को रखा गया था कि भारत में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। ध्यान रखेंगे कौन सा अनुच्छेद। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अनुच्छेद 40 जो है उसमें प्रारंभ से ही इस बात के बारे में विचार रखा गया था कि भारत में क्या होना चाहिए, एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको बाद में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में लागू भी किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या इससे ऊपर, 19 वर्ष या इससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर, या कम से कम 25 वर्ष? तो प्रश्न में यह पूछा गया है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका तथा नगर निगम इत्यादि के लिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 21 वर्ष। कितनी? तो ध्यान रखेंगे, न्यूनतम उम्र सीमा वहां पर निर्धारित है 21 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष। 21 वर्ष या इससे ऊपर का कोई व्यक्ति कहां पर चुनाव जीत लड़ सकता है? वो लड़ सकता है ग्राम पंचायतों का चुनाव। तो ये आप अवश्य ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, संपत्ति कर, भवन कर, भूमि कर और वाहन कर। प्रश्न में क्या पूछा गया उसको आपको जरूर याद रखना है। प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है? तो आपको सभी को पता होगा कि संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों का वर्णन किया गया है और उस 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों पर कानून बनाने के लिए। तो 29 क्षेत्र या 29 विषय सौंपे गए हैं कानून या विधि का निर्माण करने के लिए, और उसके तहत ही उनको कर वसूली का भी अधिकार दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा वो कर है जो ग्राम पंचायत वसूल नहीं कर सकती? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा संपत्ति कर। संपत्ति कर जो है उसको वसूलने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होता है, जबकि बाकी अन्य कर जैसे भवन कर, भूमि कर या वाहन कर, ये जो है ग्राम पंचायत भी वसूल सकती है। मतलब आपको दूसरी जगहों पर भी दिख सकता है ये, लेकिन ग्राम पंचायतें भी इसको वसूल सकती है। लेकिन संपत्ति कर पूरी तरह से जो है वो कौन वसूलेगा? केंद्र सरकार। तो ये आप अवश्य ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ते हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? मौलिक अधिकार का, मौलिक कर्तव्य का, राज्य के नीति निर्देशकत्व का या नागरिकता का? तो प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न ये पूछा गया है कि निजता का आधार, आपके निजी जीवन का जो अधिकार है कि आप अपने, जिसको हम लोग राइट टू प्राइवेसी भी बोलते हैं, तो राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस अंग, किस हिस्से का एक अभिन्न अंग माना जाता है? तो अगर हम बात करें तो सीधे सीधे तौर पर तो निजता का अधिकार एकदम खुले तौर पर वर्णित नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार का जो हिस्सा है उस मौलिक अधिकार के तहत ही आपको निजता का अधिकार भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो ध्यान रखेंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। तो निजता का अधिकार जो है आपका वो मौलिक अधिकारों के तहत शामिल होता हुआ दिखाई देता है, उसके अंतर्गत आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति का कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो प्रश्न में यह पूछा गया है कि अगर कभी किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसके पद पर कौन बैठता है? ये आपको पता ही होगा, उपराष्ट्रपति बैठता है। प्रश्न में यह पूछा गया कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम कितनी समय सीमा तक बैठ सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारियां अधिकतम 6 माह तक निभा सकता है, और इन 6 माह के अंदर एक नए चुनाव होना अनिवार्य है और एक नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाना बहुत ही अनिवार्य है। तो ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 माह तक ही बैठ सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अधिकतम 6 माह। तो इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी में दिया हुआ है अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए। तो यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद या लोकसभा और राज्यसभा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न में यह पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निर्णय करने का अधिकार किस संस्था को दिया गया है इन 4 ऑप्शन में से? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो उसको यह अधिकार है कि राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ अगर कोई भी विवाद है तो उसका निर्णय करने का अंतिम अधिकार उसी के पास है। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय या
सुप्रीम कोर्ट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। मतलब इन 4 ऑप्शन में से वो कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्हें किसी तरह का विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, यानी कि उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी या खड़ा ही नहीं हुआ चुनाव लड़ने के लिए, तो निर्विरोध चुन लिए गए, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है दिए गए ऑप्शन में से। तो पहला नाम दिया है नीलम संजीवा रेड्डी, दूसरा नाम दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, चौथा दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, नीलम संजीवा रेड्डी ही वो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है क्या? राष्ट्र का मुखिया, सरकार का मुखिया, राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया या उपयुक्त सभी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या होती है या क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है वो ये है कि वो हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का मुखिया है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति भारत का मुखिया है या राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है। तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति। तो यहां पर देखिए पूछा भी गया कि भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? तो आंसर होगा इसका ए, राष्ट्र का मुखिया यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री हमारे देश में शासन का प्रमुख होता है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ये अवश्य आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है कौन? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा संस्था है, जैसे राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री, इनमें से कौन वो संगठन है या कौन सा वो व्यक्ति पद है जो युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला कर सकता है। तो ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये ध्यान रखेंगे कि भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार और शांति की घोषणा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को। किसको? तो भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वही क्या करेगा, किसी भी देश से अगर युद्ध हो रहा है तो उसकी घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा भी वही करता है, शांति की घोषणा भी वही करता हुआ दिखाई देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो प्रश्न ये पूछा गया है कि संविधान जो प्रारंभ में हमारा मूल संविधान बना था उसमें ये जो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस भाग में, प्रश्न में पूछा गया किस भाग में, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण, किसका? राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना को सम्मिलित किया गया है। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सी बातें की गई हैं। पहला दिया है संविधान की प्रस्तावना में, दूसरा दिया है ऑप्शन संविधान की 4थी अनुसूची में, तीसरा ऑप्शन है संविधान की 3री अनुसूची में, चौथा ऑप्शन दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो प्रश्न पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पूछा यह गया है कि राज्य लोक कल्याण की संकल्पना, तो मतलब वो संविधान का कौन सा भाग है जहां पर यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण हेतु कार्य करेगा, यानी कि जनता के हित के लिए कार्य करेगा या उसको करना चाहिए। तो ये जो विचार हमें दिखाई देता है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिखाई देता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वहां पर यह विचार रखा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की भावना से कार्य करेगा और उसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग नीतियां भी बना सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भाग 4, संविधान का भाग 4 जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वहीं पर यह भावना दिखाई देती, कौन सी भावना? राज्य के लोक कल्याण की भावना। तो ये जो अभी हमने यहाँ पे प्रश्न देखे हैं सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न किसी भी परीक्षा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनको अवश्य ध्यान रखें, इनको अब आप बना कर देखें। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।